मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 9वीं की आज हम बात करें, 9th स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक, उसका फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो यस बच्चों, आज हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र की। आज का विषय है राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। और बच्चों, आज का पाठ है तीसरा पाठ, भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 1, इंडियाज डिफेंस सिस्टम। इस बच्चों पार्ट 1 की हम बात करेंगे। भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 1 यानी इंडियाज डिफेंस सिस्टम पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। इस बच्चों, तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। इस बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं इस राजनीति शास्त्र में तीसरा पाठ, भारत की सुरक्षा व्यवस्था भाग 1। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज भारत की सुरक्षा व्यवस्था यानी इंडिया डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में अध्ययन किया था, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में अध्ययन किया था। बच्चों, जब हम बात करते हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है बच्चों, इस यानी भारत के लोगों की बात आती है, देशवासियों की बात आती है। तो ध्यान रखना है इसका हमको। इस बच्चों, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी अगर हम पिछले पाठ की बात करें तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने इंडिया फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में देखा था। हमने आंतरिक व्यवस्था, जो यूँ कहें कि आंतरिक अव्यवस्था से किस तरह से संरक्षण करना है, इसके अलावा सीमा रेखा सुरक्षित रखना, ये राष्ट्र के प्राथमिक हित के संबंध होते हैं। इस बच्चों, और बच्चों ये हमने देखा था पिछली बार। और बच्चों, इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। और भारत के संदर्भ की बात करें तो ये बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत, और भारत की अगर जिस बच्चों सीमा की बात करें, ये तो आप देख पा रहे हैं भारत जो पॉलिटिकल अर्थात भारत का राजनीतिक मानचित्र आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, हम इसी संदर्भ में आज विस्तार से देखने वाले हैं। यानी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे इंडिया डिफेंस सिस्टम, किस तरह से भारत अपनी सुरक्षा करता है। राइट, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के माने क्या। तो बच्चों, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो बच्चों देखिए, भारत की अगर स्थिति की बात करें, भारत एशिया महाद्वीप और उसमें भी दक्षिणी एशिया महाद्वीप में आप देख सकते हैं, जिसका एक प्रमुख विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो भारत को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, हम अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखें कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा के माने क्या, तो बच्चों हमें यहाँ पे समझना होगा। यानी हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर की बात करें बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर संपन्न राष्ट्रों का प्रभुत्व, यानी अगर दुनिया के तमाम देशों की बात करें बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर हम देखें तो ये उस पर संपन्न राष्ट्रों का प्रभुत्व दिखाई देता है। तो बच्चों, कभी कभी यानी यद्यपि जो संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की बात करें, एक दूसरे का सहयोग करते हैं बच्चों, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संघर्ष की स्थिति बनती है, कभी कभी सहयोग की स्थिति नहीं बनती है। और बच्चों, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में तमाम राष्ट्रों के बीच में सीमा संबंधी विवाद भी होते हैं। और बच्चों, अगर हम यूं कहें कि इसके लिए बच्चों अगर सीमा रेखा की बात करें, इसके संदर्भ में भी विवाद होते हैं। और यूं कहें कि एक दूसरे से निरंतर ऐसे में स्पर्धा करनी पड़ती है। और बच्चों, पड़ोसी देशों की अगर बात करें, जो पड़ोसी देशों से निर्वासित जत्थों की बात करें, या तमाम ऐसे लोग जो है यूँ कहें कि बच्चों पलायन की स्थिति जब होती है जिस बच्चों, तो कभी कभी विकट स्थिति होती है। लेकिन बच्चों
अगर हम ऐसे निर्वासित लोगों की बात करें, पड़ोसी देश के जो निर्वासित देशों के जत्थे आने की अगर बात करें, तो इसके संदर्भ में बच्चों ये संघर्ष के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, राइट, तो भारतीय संविधान में इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। यानी देश की जो सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है देश की सुरक्षा आती है, राइट। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो जब कोई राष्ट्र, बच्चों कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, हमने कहा कि जब कभी पड़ोस या सीमा संबंधी विवाद होते हैं, तो ऐसे में विचार विमर्श होता है, निराकरण के प्रयास किए जाते हैं, चर्चा भी की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रयत्न अधूरे हो जाते हैं, तब जो है कभी कभी युद्ध की स्थिति बन जाती है। और बच्चों ऐसे में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना, उस राष्ट्र की प्रभुता संपन्नता को चुनौती देना, जिसके कारण राष्ट्र की सुरक्षा का मामला उत्पन्न हो जाता है। इस बच्चों तो ऐसे में आक्रामक राष्ट्रों के सैन्य सामर्थ्य के कारण ही इस तरह की चुनौतियां निर्माण हो जाती हैं। इस बच्चों तो किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की रचना करना, ये शासन का सबसे पहला कर्तव्य और इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसके लिए जो है अपडेट रहना पड़ता है, यानी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना पड़ता है। और बच्चों यही नेशनल सिक्योरिटी है, यही राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में हम देख सकते हैं। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ की जब हम बात करें, यस की अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन न करना, एक दूसरे से निरंतर स्पर्धा करना और पड़ोसी देशों से निर्वासितों के जत्थे आना, ये संघर्ष के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की। तो बच्चों इस प्रकार राष्ट्रों में परस्पर विरोधी हित संबंध निर्माण हो जाने पर उसके निराकरण के समझौते चर्चा के आधार पर तो लिए जाते हैं, परंतु जब ऐसे प्रयत्न अधूरे जान पड़ते हैं तब कोई राष्ट्र युद्ध का विचार भी करता है। ऐसी स्थिति बनती है जिसके बारे में भी हमने देखा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने के उपाय, यानी वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, इस बच्चों इस संदर्भ में देखेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भौगोलिकता के साथ होता है। इस बच्चों यानी भौगोलिक दृष्टि से अधिक निकट होने वाले राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण होने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो सीमाएं हैं, अगर हम भारत की बात करें, यस तो देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को सुरक्षित रखना है, इसलिए खतरे को पहले ही भांप करके जो भविष्य में खतरा हो सकता है उसके लिए सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही बनाए रखनी पड़ती है और इसको पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यस अधिक नजदीक वाले राष्ट्रों से खतरे की संभावना अधिक होती है। यस बच्चों, तो इसलिए ऐसे खतरों से बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए राष्ट्र को सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ती है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान स्वीकार करते हुए खतरे के संबंध में अनुमान लगाया जाता है और इसी आधार पर अपनी रक्षा व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है। तो सीमा रेखा के खतरे को भापा जाता है और इसीलिए अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है यस उसे अपडेट करके रखना पड़ता है। तो चलिए बच्चों इसी संदर्भ में हम और आगे अध्ययन करेंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने के उपायों के बारे में देखेंगे बच्चों, यानी वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आधुनिक सैन्य शक्ति बनाए रखना जरूरी है। इस बच्चों तो अगर हम अपडेट रहेंगे, चूंकि विश्व बदल रहा है, अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश भी इसके संदर्भ में अपनी जो सुरक्षा की नीतियां हैं उसको अपडेट करते रहते हैं, इसीलिए हमें भी अर्थात हमारे अपने देश को भी इस संदर्भ में विचार करना पड़ता है। इसलिए जो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, वह उसकी व्यवस्था सबसे सर्वोपरि होती है। जिस बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे इसके लिए अन्य राष्ट्रों का समर्थन लेना पड़ता है। जिस बच्चों तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब कभी तनाव की स्थिति बनती है पड़ोसी देशों से, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो
अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, अर्थात विवाद न हो, ऐसे में जिस अन्य राष्ट्रों का भी समर्थन लेना पड़ता है। तो बच्चों, जहां विश्व एक और तेजी से ग्लोबलाइज होता जा रहा है, अगर विश्व में तमाम धंधों की बात करें यानी उद्योगों की बात करें, यस इंडस्ट्रीज की बात करें, इसके बाद तमाम जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, इसके बाद यूँ कहें मार्केटिंग की बात करें, तो वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया किस तरह से तेजी से ग्लोबलाइज होता चला जा रहा है। और ऐसे में बच्चों, जब कभी सीमा संबंधी विवाद होते हैं, यस, तो युद्ध के मार्ग में से संघर्ष जो है या जो संघर्ष की स्थिति बनती है, उसका निराकरण करना बड़ा जरूरी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी बरतनी पड़ती है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। तो भारत की सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें बच्चों, तो स्क्रीन पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं, अगर भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था में थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का समावेश है। तो बच्चों, यस, जहां पर हम बात कर रहे हैं, थल सेना की बात कर रहे हैं, नौसेना की बात कर रहे हैं और वायुसेना की बात कर रहे हैं, तीनों सेनाओं का समावेश है, यस बच्चों। और भारत की भौगोलिक सीमाओं की जो रक्षा की जिम्मेदारी है वो थल सेना पर होती है, तो सागरीय सीमाओं की जो जिम्मेदारी होती है वो नौसेना करती है। और बच्चों, अगर भारत की हवाई सीमा की अगर बात करें, तो आकाश के रक्षण की भी जिम्मेदारी वायुसेना की होती है। तो बच्चों, हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था, इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थल सेना की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर जिस बच्चों थल सेना का आप एक टैंक देख पा रहे हैं, राइट बच्चों। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भौगोलिक सीमाओं की जिम्मेदारी की, तो इसमें अगर थल सेना की बात करें, तो थल सेना की जो जिम्मेदारी होती है बच्चों, भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी थल सेना पर होती है, यस। तो थल सेना का एक टैंक जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस भौगोलिक सीमा की रेखा की जिम्मेदारी। बच्चों, हम बात करें इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम यानी भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सागरीय सीमा की अगर बात करें, जो भारत की जो सागरीय सीमा है, उसको सुरक्षित रखने का जो प्रयास है, प्रहरी के रूप में जो काम करते हैं, वो है भारतीय नौसेना, यानी बच्चों हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं, भारत की नेवी को मजबूत कराने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास है, उसके लिए जरूरत पड़ती है, राइट बच्चों। तो चाहे समुद्र के जिस बच्चों सतह की बात करें, समुद्र के ऊपर की बात करें या समुद्र के अंदर जहां पर पनडुब्बियां हैं, इस बच्चों जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट, दाहिनी ओर विराज पनडुब्बी। तो इस तरह से भारत की जो सागरीय सीमा है, जिस बच्चों सागरीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे या सागर की ओर से कोई आक्रमण न होने पाए, इसलिए भारत की जो है जो नौसेना है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहती है, राइट। तो ये हम बात कर रहे हैं सागरीय सीमा के संदर्भ में, हम इंडियन नेवी की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी संदर्भ में हम और आगे देखने का प्रयास करेंगे। हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था यानी इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हवाई सीमा की अगर बात करें, हवाई सीमा व आकाश यानी आकाश की ओर से किसी तरह का आक्रमण न होने पाए, इसके लिए बच्चों इस वायुसेना यानी एयर फोर्स इसके लिए तैनात रहती है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वायुसेना के कुछ विमान आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। और दाहिनी ओर स्क्रीन पर अगर हम बात करें बच्चों, जिस तो आप देख पा रहे हैं तेजस को, और बच्चों ये स्क्रीन पर हम आपको बताएं, राइट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तेजस को, यस बच्चों। तो भारतीय अगर यस बच्चों अगर फाइटर प्लेन की बात की जाए, तो यस बच्चों, निश्चित रूप से बच्चों इसके बारे में अगर कहें तो बिल्कुल अचूक मार करने वाला यस फाइटर। तो बच्चों, हम इस तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, तो किसी भी तरह से आकाश की ओर से भी इस आक्रमण न होने पाए। अगर कोई दुश्मन कोशिश करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस तरह की व्यवस्था जिस अपने देश अर्थात भारत की ओर से की गई। हम बच्चों बात कर रहे हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था अर्थात इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं।
आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था यानी इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम और बच्चों इसी क्रम में आप देख सकते हैं बच्चों, यस। तो बच्चों अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस। तो इस तरह से बच्चों देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, यस, प्रत्येक क्षेत्र में जो है इसका ध्यान दिया जाता है और किस तरह से भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, देश की सिक्योरिटी, इस इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जो शासन का प्रयास होता है, ये पूरी तरह से प्रयास करना पड़ता है। तो चलिए बच्चे इसी क्रम में हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें, भारत की थल सेना द आर्मी बहुत बड़ी है बच्चों। यह विश्व में 7वें क्रमांक की मानी जाती है। राइट, ध्यान रखिए, अगर भारतीय थल सेना की बात करें बच्चों तो विश्व में 7वें क्रमांक की मानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और थल सेना के प्रमुख थल सेना अध्यक्ष या जनरल कहे जाते हैं। राइट, जो थल सेना का अध्यक्ष होता है बच्चों उसे सेना अध्यक्ष या जनरल कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो बच्चों ध्यान रखिए। तो बच्चों इस तरह से अगर हम जब बात करते हैं थल सेना की तो कुछ उनके कारनामे आप देख सकते हैं इमेज पर। इंडियन आर्मी की बात करें, भारत की थल सेना की बात करें बच्चों तो स्क्रीन पर देखिए कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही है। राइट, तो इस तरह से ध्यान रखना है, थल सेना के प्रमुख को थल सेना अध्यक्ष या जनरल कहा जाता है। राइट, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम नौसेना की बात करेंगे, यस बच्चों, इंडियन नेवी की बात करेंगे और भारतीय नेवी के प्रमुख को बच्चों एडमिरल कहा जाता है। राइट, ध्यान रखें, पूछा जा सकता है परीक्षा में। यस, तो जो नौसेना के प्रमुख हैं बच्चों उन्हें एडमिरल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अगर नौसेना की बात करते हैं, भारतीय नौसेना की बात करें तो हम आपको दिखाएं कि किस तरह से भारतीय नौसेना बिल्कुल सतर्क और एकदम यूँ कहे कि चौकन्नी रहती है। और किस तरह से यस बच्चों अगर सागर की ओर से देखें तो सिक्योरिटी भारत की बिल्कुल ठीक ठाक और मजबूत रहनी चाहिए, इसके लिए ये जिम्मेदारी नौसेना को, इंडियन नेवी को दी गई है। राइट, तो देखिए बच्चों किस तरह से इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना उसके लिए तैयार रहती है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कुछ इमेजेज हम आपको दिखा रहे हैं। यस, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। इसी क्रम में हमारा देखेंगे वायुसेना की बात करें, द एयरफोर्स की बात करेंगे तो बच्चों वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। यस बच्चों, पूछा जा सकता है, वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो चलिए बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं वायुसेना की, राइट, तो स्क्रीन पर कुछ इमेज आप देख पा रहे हैं बच्चों। यस, कुछ प्लेन आप देख पा रहे हैं, फाइटर प्लेन देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उन्हें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देश की सुरक्षा व्यवस्था में अगर आकाश की सुरक्षा की बात करें, राइट, उसके लिए मुस्तैदी से जो निभाने का काम करते हैं वो है बच्चों हमारी वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों थल सेना अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल व एडमिरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस बच्चों तो जो थल सेना अध्यक्ष, इस बच्चों एयर चीफ मार्शल और एडमिरल यानी थल सेना, यस, और वायुसेना, और बच्चों हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इस तरह से इनके जो प्रमुख होते हैं, यस, थल सेना अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल, इनकी जो नियुक्ति होती है बच्चों वो यस हमारे राष्ट्रपति अर्थात भारत देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो बच्चों वर्तमान समय में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से थल सेना अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल व एडमिरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस होते हैं, पूछा जा सकता है वे भी कि भारत के राष्ट्रपति, यस बच्चों, सभी रक्षा दलों के प्रमुख यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस, यस ध्यान रखना है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस कौन है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये पूछा जाता है।
तो राइट, ध्यान रखिए वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख अर्थात सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस होते हैं। चलिए ध्यान रखें। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। जो हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, इंडियाज सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था की जो तीनों सेनाएं अद्यतन रहें, इसके लिए उपाय योजना की जाती है। इसके लिए कुछ अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। इस बच्चों हम कुछ इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, कुछ और उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उत्तम ढंग से करने आए, इसके लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। इस बच्चों जैसे पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी या दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो बच्चों अगर हम बात करें पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पूना का यह नेशनल डिफेंस एकेडमी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो ये क्या काम करते हैं? इस बच्चों यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, यानी जो भी कार्य यह सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उत्तम ढंग से करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण संस्थान हैं। जिस तरह से पुणे का नेशनल डिफेंस एकेडमी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था अर्थात इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो स्क्रीन पर देखिए बच्चों, हम दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि नई दिल्ली में है। इस बच्चों तो यहाँ भी प्रशिक्षण होता है इसको लेकर के। चलिए बच्चों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ करके पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे, यानी बच्चों अर्ध सैन्य बलों की बात करेंगे। तो बच्चों भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल होते हैं। यस, भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल होते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों पैरा मिलिट्री फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पैरा मिलिट्री फोर्स। यस, ये क्या कार्य करते हैं? भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल होते हैं, जिन्हें पैरा मिलिट्री फोर्सेज कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम पैरा मिलिट्री फोर्सेज की बात कर रहे हैं, यानी रक्षा दलों की सहायता करना उनका प्रमुख काम होता है। और सीमा सुरक्षा बल, यस अगर बच्चों बात करें जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यस बच्चों, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेज की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद देखिए तटरक्षक अर्थात कोस्ट गार्ड की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कोस्ट गार्ड, यानी यस भारतीय तटरक्षक की बात कर रहे हैं। और बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे सीआरपीएफ कहा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। और इसके बाद बच्चों दाहिने और स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये तो आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ, और इसके अलावा आगे आप देखेंगे ये है रैपिड एक्शन फोर्स यानी शीघ्र कृत्य बल। तो बच्चों ये इन्हें जो है कहा जाता है पैरा मिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैन्य बल कहा जाता है, राइट। तो इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? यस बच्चों, चाहे बीएसएफ की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की बात करें, या रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, तो इनका कार्य क्या होता है बच्चों? रक्षा दलों की सहायता करना इनका प्रमुख कार्य है। तो ये रैपिड एक्शन फोर्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस, अर्धसैन्य बल हम पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें, इसके अलावा बच्चों यस जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनका कार्य है रेल स्थानक, तेल संग्रह, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज की होती है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन की बात करें या तेल संग्रह की बात करें, जल संग्रह, यस इनको भी देखना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों कभी कभी प्राकृतिक आपदा आती है या कभी मानव निर्मित आपदा आती है, तो उनके प्रबंधन में भी इनका सहभाग होता है। जैसे कभी बच्चों बाढ़ आ जाती है या कभी कहीं दंगे हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो इनकी मदद यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली जाती है। जैसे बच्चों तो ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे होमगार्ड की यानी गृह रक्षक दल। होमगार्ड्स की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व काल में गृह रक्षक यानी होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं
यस, तो हम होमगार्ड्स की बात कर रहे हैं। ये है गृह रक्षक दल। तो बच्चों स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता पूर्व काल में गृह रक्षक होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों हमने बात की कि गृह रक्षक दल में सहभागी होकर नागरिक देश की सुरक्षा करते हैं और 20 से 35 वर्ष आयु ग्रुप के कोई भी स्त्री पुरुष नागरिक इसमें भर्ती हो सकते हैं। इस बच्चों अगर आप सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप चाहे बीएसएफ में, इस कोस्ट गार्ड में, सेंट्रल यानी सीआरपीएफ में या आरएएफ में, आप बच्चों जब आपकी उम्र होगी आप जो उसकी योग्यता है उस योग्यता को प्राप्त करके बच्चों देश की सेवा में लग सकते हैं इस बच्चों। और इसके लिए जो गृह रक्षक जो होमगार्ड की बात करें बच्चों, अगर यहाँ सेवा देना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आपको आपकी उम्र कम से कम 20 साल यानी राइट ध्यान देना, आपको 20 से 35 वर्ष आयु ग्रुप में कोई भी स्त्री या पुरुष नागरिक इस दल में भर्ती हो सकते हैं इस बच्चों। तो इस तरह से पुलिस की तरह भी अभी सार्वजनिक सुरक्षा रखना, दंगा फसाद हो, कभी बंद हो, कभी दूध पानी आदि की जीवन आवश्यक जो वस्तुएं हैं इनकी पूर्ति कराना है, परिवहन की व्यवस्था ठीक करना, भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनमें ये मदद करते हैं जिस बच्चों। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया, आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। राइट, तो आपके सामने स्क्रीन पर कथन आएगा और देखिए कथन ये सत्य है या असत्य आपको पहचानना है। तो पहला कथन है भारत की सुरक्षा व्यवस्था में थल सेना, नौसेना और वायुसेना इन तीनों सेनाओं का समावेश है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में थल सेना, नौसेना और वायुसेना इन तीनों सेनाओं का समावेश है। तो चलिए बच्चों टैली कीजिए अपना उत्तर, आपने पहचान लिया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए एक दूसरा कथन लेंगे, ध्यान से देखिए कथन सत्य है या असत्य। अगर असत्य है कथन तो उसे सत्य करके लिखना है। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख होते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। अगला कथन देखिए ध्यान से, वायुसेना प्रमुख को एडमिरल कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? वायुसेना प्रमुख को एडमिरल कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। राइट, कि वायुसेना प्रमुख को एडमिरल नहीं कहते हैं, यानी बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो क्या करना है, इसको इस कथन को सत्य करके लिखना है। तो चलिए बताइए, वायुसेना प्रमुख को क्या कहते हैं? वायुसेना प्रमुख को बच्चों कहते हैं एयर चीफ मार्शल। यस बच्चों, तो हमने इसकी चर्चा की थी। वायुसेना प्रमुख को एडमिरल नहीं कहते हैं, एडमिरल तो कहते हैं नौसेना प्रमुख को। राइट बच्चों, तो वायुसेना प्रमुख को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो इसलिए इस कथन को आपको सही करना है। तो आपका उत्तर मिल गया कि वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इस तरह से कथन अगर असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों लास्ट में कथन और ले लेते हैं। तो बच्चों ये कथन है, थल सेना के प्रमुख थल सेना अध्यक्ष या जनरल होते हैं, यानी इन्हें जनरल कहा जाता है। तो क्या ये कथन सत्य है? थल सेना के प्रमुख को थल सेना अध्यक्ष या जनरल कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी कि थल सेना के अध्यक्ष को यानी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो थल सेना के प्रमुख को थल सेना अध्यक्ष या जनरल कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है? तो चलिए बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसका उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। थल सेना के प्रमुख को थल सेना अध्यक्ष या जनरल कहते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आज पार्ट 1 में यही तक। अगली बार पार्ट 2 में मिलेंगे बच्चों। तो आगे हम इस पार्ट में यानी भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था की बच्चों बात हम आगे और करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।